तो वेलकम क्लास शुरू करते हैं एक नया टॉपिक के साथ जिसका नाम है हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स, ठीक है। एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कहा जाता है ना जो कही जाती है ना जो सही जाती है, ठीक है। पेशेंट आपके पास कंप्लेन करके आएगा कि बैठता हूँ तो दर्द होता है और दर्द होता है तो बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो एक ऐसी बीमारी जो बताने में लोग आजकल अक्सर शर्माते हैं, ठीक है। तो उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए हेमरॉइड, इमेज के अंदर देखिए ये रेक्टम कैनाल है, उसके अंदर ब्लीडिंग होने लग रही है। एक तो ये वाला एरिया, दिस इज द हेमरॉइड, इंटरनल हेमरॉइड, और एक ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया, दिस इज एक्सटर्नल हेमरॉइड। दो टाइप के हेमरॉइड होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो हेमरॉइड है क्या? हेमरॉइड का दूसरा नाम होता है पाइल्स, ठीक है। हम पाइल्स के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज पाइल्स। ऑल्सो नोन एज पाइल्स। हेमरॉइड क्या होता है? अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ पोर्टल ब्लड वेसल्स इन रेक्टल एंड एनल एरिया, ठीक है। पोर्टल मतलब जो ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी करके लेके जाती हैं टूवर्ड द लीवर, उन वाली ब्लड वेसल का अबनॉर्मल डायलेशन हो जाना, ये कहा जाता है हेमरॉइड, या हेमरॉइड वेरिसिस भी, जिसको हम लीवर के अंदर हमने इसको पढ़ा था, ठीक है, लीवर सिरोसिस के अंदर पढ़ा था, ठीक है। इट इज द एबनॉर्मल डायलेशन it is the abnormal dilation of blood vessels in anal area। ये है आपका हेमरॉइड्स, ठीक है। अब बात करते हैं हेमरॉइड्स कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ हेमरॉइड्स। तो देखिए हेमरॉइड्स का टाइप, दो टाइप के होते हैं हेमरॉइड्स। इमेज में देखते हैं, देखिए देखिए अकॉर्डिंग टू लोकेशन हेमरॉइड दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले ये है इंटरनल हेमरॉइड, ये भी इंटरनल हेमरॉइड, ये भी इंटरनल हेमरॉइड। वहीं ये वाला एरिया एक्सटर्नल हेमरॉइड और ये वाला एरिया एक्सटर्नल हेमरॉइड, ठीक है। जो ये बाहर वाली तरफ है ये एक्सटर्नल हेमरॉइड है, अंदर वाली तरफ है इंटरनल हेमरॉइड है। इन दोनों को पता कैसे चलेगा? एक लाइन होती है जिसका नाम होता है पेक्टिनेट लाइन, जो इंटरनल और एक्सटर्नल हेमरॉइड की लोकेशन को डिवाइड करती है। जो पेक्टिनेट लाइन से ऊपर अगर हेमरॉइड प्रेजेंट है तो वो होंगे इंटरनल हेमरॉइड, जो पेक्टिनेट लाइन के नीचे प्रेजेंट है वो होंगे एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, ठीक है। तो लिखते हैं हम, सबसे पहला हेमरॉइड लिखेंगे इंटरनल हेमरॉइड। देखो ये पेक्टिनेट लाइन डिवाइड क्यों करती है? क्योंकि भाई जो इंटरनल हेमरॉइड होते हैं ना, जो पेक्टिनेट लाइन से ऊपर वाले जो टिश्यू होते हैं ना, उनके अंदर कोल्यूमिनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। वहीं पेक्टिनेट लाइन के नीचे वाले टिश्यूज के अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो ये दो टाइप के डिफरेंट टाइप के टिश्यू होने की वजह से हम डिवाइड कर पाते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है इंटरनल हेमरॉइड। इंटरनल हेमरॉइड, इसकी लोकेशन की बात करें, ये होता है अबोव पेक्टिनेट लाइन, अबोव पेक्टिनेट लाइन, पेक्टिनेट लाइन से ऊपर, ठीक है, अबोव द पेक्टिनेट लाइन, ठीक है, पेक्टिनेट लाइन से ऊपर होता है, ठीक है। और जो इंटरनल हेमरॉइड होते हैं ना, उनको हम केवल और केवल मतलब इंस्पेक्शन से, मतलब केवल इंस्पेक्शन से हम एक्सटर्नल इंस्पेक्शन से नहीं देख सकते। इसके लिए हमारे को इंटरनल इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत है।
और जो इंटरनल हेमरोइड्स होते हैं ना, ये लेस पेनफुल होते हैं एज कंपेयर टू एक्सटर्नल हेमरोइड। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब भी पेशेंट सिट करता है, बैठता है, तो इंटरनल एरिया में इतना प्रेशर नहीं पड़ता जितना एक्सटर्नल एरिया में पड़ता है, जिसकी वजह से ये लेस पेनफुल होते हैं। ठीक है। और डिफरेंट टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होने की वजह से इंटरनल एरिया के अंदर भाई कोलुमनर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, प्लस में ये इंटरनल स्मूथ मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इंटरनल हेमरोइड को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है ठीक होने के लिए। ये कभी भी अपने आप ठीक नहीं होते, क्योंकि ये अलग डिफरेंट टाइप के टिश्यू के अंदर इंटरनल लोकेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमें इसके लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। वहीं एक्सटर्नल हेमरोइड डिफरेंट टाइप के टिश्यू और डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक्सटर्नल हेमरोइड अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक्सटर्नल हेमरोइड जो लोकेशन बाहर की तरफ होती है, पेशेंट जब भी बैठता है, कुछ भी एक्टिविटी करता है, तो स्ट्रेन पड़ता है एक्सटर्नल एरिया के अंदर, जिसकी वजह से एक्सटर्नल हेमरोइड पेशेंट के लिए मोर पेनफुल होता है। ठीक है, ये चीज सबसे पहले लोकेशन है अबो पेक्टिनेट लाइन। ठीक है, कैन नॉट सीन बाई एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। कैन नॉट सीन बाई एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। ठीक है, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, और ये होता है लेस पेनफुल। लेस पेनफुल, और यहाँ पे ब्लीडिंग होती है आफ्टर डेफिकेशन। पेशेंट स्टूल पास करने के बाद ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ये इंटरनल एरिया के अंदर होता है। ठीक है, ब्लीडिंग आफ्टर डेफिकेशन। और ये कभी भी अपने आप ठीक नहीं होते, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इट नीड ट्रीटमेंट, क्योंकि भाई डिफरेंट टाइप का टिश्यू है। क्योंकि इंटरनल एरिया के अंदर कौन सा टिश्यू मैंने बताया था, पेक्टिनेट लाइन से ऊपर होता है कोल्यूमिनर टिश्यू। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप का टिश्यू है, प्लस इंटरनल लोकेशन है, जिसकी वजह से इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये अपने आप ठीक नहीं होता। ठीक है, इट नीड ट्रीटमेंट। ये था आपका इंटरनल हेमरोइड्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकेंड टाइप का हेमरोइड्स, जो है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हेमरोइड्स, देखिए एक्सटर्नल हेमरोइड है, इट लाइज, सबसे पहले लोकेशन, इट लाइज बिलो पेक्टिनेट लाइन। ठीक है, इट लाइज बिलो पेक्टिनेट लाइन, इट लाइज बिलो पेक्टिनेट लाइन। ये पेक्टिनेट लाइन से नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, या कह देते हैं बिलो इंटरनल स्पिंटर। कभी कभार ये भी कह देते हैं, कुछ बुक्स के अंदर आपको बिलो इंटरनल स्पिंटर भी लिखा मिलेगा, बिलो इंटरनल स्पिंटर। ठीक है, ये तो हो गई इसकी लोकेशन। ठीक है, यहां पे ये एक्सटर्नल इंस्पेक्शन से देखने को मिल जाता है। इट कैन बी सीन, it can be seen with external inspection। एक्सटर्नल इंस्पेक्शन के बाद ये देखने को मिलता है, अपने को दिख जाता है एक्सटर्नल इंस्पेक्शन से ही। कौन सा? एक्सटर्नल हेमरोइड्स। ठीक है, उसके बाद कैन बी सीन, लोकेशन हो गया, कैन बी सीन हो गया,
उसके बाद ये मोर पेनफुल होता है। क्यों? क्योंकि भाई एक्सटर्नल एरिया के अंदर प्रेजेंट है, सारा भी प्रेशर, पेशेंट बैठता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, जैसे स्टूल पास करता है, उस टाइम भी एक्सटर्नल एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, मोर पेनफुल। उसके बाद यहाँ पे भी ब्लीडिंग होती है, यहाँ पे जो ब्लीडिंग होती है विद डेफिकेशन होती है, ब्लीडिंग विद डेफिकेशन। ब्लीडिंग विद डेफिकेशन, और ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप ठीक हो जाता है, गो अवे सेल्फ विदाउट ट्रीटमेंट। इट कैन गो अवे सेल्फ विदाउट ट्रीटमेंट। एक्सटर्नल हेमरोइड अपने आप भी ठीक हो जाता है। तो ये था आपका एक्सटर्नल हेमरोइड्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम ईटियोलॉजी की। क्या कोज हो सकते हैं हेमरोइड को डेवलप होने के लिए? एक हमने अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है, लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस जब होती है, लीवर सिरोसिस होने की वजह से पोर्टल वेन के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन होने की वजह से जो भी ब्लड वेसल्स पोर्टल वेन के कनेक्ट होती है, उन सभी के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, वे सभी स्वोलन होनी शुरू हो जाती है, चाहे वो ईसोफेगस वाली हो, चाहे वो रेक्टम एरिया वाले हो। ठीक है, तो रेक्टम एरिया वाली भी ब्लड वेसल स्वोलन हो जाती है, जिससे हेमरोइड डेवलप हो जाते हैं। तो सबसे पहला तो हम लिखेंगे लीवर सिरोसिस, और साथ में पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अदर कोजेस जो लीवर सिरोसिस से अलग हो, जैसे पेशेंट को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है। पेशेंट को क्या है? क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, जिसकी वजह से पेशेंट को लंबे टाइम तक लार्ज हार्ड स्टूल पास करना पड़ रहा है। तो जब लार्ज और हार्ड स्टूल पेशेंट पास करेगा तो उससे क्या होएगा? एनल एरिया के अराउंड स्ट्रेन पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, जिससे क्या होएगी? कई बारी ब्लड वेसल रप्चर हो जाती हैं, डैमेज हो जाती है, जिससे हेमरोइड डेवलप हो जाता है। ठीक है, ठीक है, लिख लेते हैं इसके अंदर स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन, कोज। ठीक है, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन कोज डायलेशन एमए एंड डैमेज ऑफ एनल वेन्स। ठीक है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद किसी भी रीजन की वजह से पेशेंट को एक्सेसिव स्ट्रेन करने की जरूरत पड़ती हो, एक्सेसिव स्ट्रेनिंग। वो हो सकता है भाई पेशेंट को मे बी मल्टीपल मे बी नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे स्ट्रेन करना पड़ रहा हो, या मे बी कॉन्स्टिपेशन की वजह से स्ट्रेन करना पड़ रहा हो, जिस जो भी, या पेशेंट बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेनिंग पड़ती हो एनल एरिया के अंदर, जिससे डेवलप हो सकता है आपको हेमरोइड्स। ठीक है, उसके बाद किसी भी रीजन की वजह से एब्डोमिनल और प्रेशर बढ़ जाना, इंक्रीज वीनस एंड एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है, जैसे पेशेंट ओबेस है, ठीक है, या प्रेगनेंसी लाइक कंडीशन है, या हैवी वेट लिफ्टिंग है, उसके अंदर क्या होता है? एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, पेशेंट का लाइफस्टाइल जैसे प्रोलॉन्ग सिटिंग है,
ऑफिस जॉब करता है या सारा दिन बैठ के पढ़ता रहता है, उससे क्या होएगा, रेक्टल एरिया के अंदर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, प्रोलॉन्ग सिटिंग करेगा तो भाई रेक्टल एरिया के अंदर प्रेशर पड़ेगा, जिससे वेन डैमेज होंगी, डायलेट होंगी। ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद लाइफस्टाइल के अंदर डाइट, पेशेंट कुछ ऐसी डाइट खाता है जिसके अंदर है लो फाइबर, हाई स्पाइसी, नॉन वेज। ठीक है, हाई स्पाइसी, नॉन वेज, लो फाइबर डाइट। ठीक है, इस टाइप की डाइट पेशेंट खाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है पेशेंट को हेमरॉइड्स। ठीक है, ये थे कुछ ईटियोलॉजी। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स के। नाउ वी टॉक अबाउट सम क्लिनिकल फीचर्स। यानी साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइन एंड सिम्टम एक हेमरोइड पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे? तो भाई सीधी बात है, पेशेंट को एक तो रेक्टल एरिया के अंदर पेन होएगा, डिस्कम्फर्ट होएगा। पेशेंट जब स्टूल पास करेगा उससे पास करने के बाद ब्लीडिंग हो सकती है अगर इंटरनल हेमरोइड है, स्टूल पास करने के टाइम पे ब्लीडिंग हो सकती है अगर एक्सटर्नल हेमरोइड्स है। ठीक है, ईचिंग हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, और जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग कैसी होएगी, हमेशा फ्रेश होएगी। फ्रेश ब्लड को किस नाम से जाना जाता है? हेमेटोचीजिया। ठीक है, तो ये क्लिनिकल फीचर अपने को देखने को मिलेंगे, जैसे रेक्टल पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन, रेक्टल ईचिंग, डिस्कम्फर्ट, रेक्टल डिस्कम्फर्ट, हेमेटोचीजिया, हेमेटोचीजिया। ठीक है, हेमेटोचीजिया मतलब फ्रेश ब्लड इन स्टूल, हेमेटोचीजिया देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और रेक्टल पेन ये बताओ सबसे ज्यादा किसके अंदर होएगा, इंटरनल हेमरोइड के अंदर या एक्सटर्नल हेमरोइड के अंदर? वो होएगा हमेशा एक्सटर्नल हेमरोइड के अंदर, सबसे ज्यादा पेन होएगा पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये सारे क्लिनिकल फीचर अपने को देखने को मिल सकते हैं। पेन हो गया, इचिंग होएगा, डिस्कम्फर्ट हो गया, हेमेटोचीजिया हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, इटियोलॉजी हो गई, क्लिनिकल फीचर हो गया। इटियोलॉजी में एक चीज और लिख लो, मल्टीपल प्रेगनेंसीज। अगर कोई फीमेल मल्टीपल प्रेगनेंसी करती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, डिलीवरी के टाइम पे स्ट्रेनिंग पड़ती है, जिसकी वजह से एनल वेन डैमेज हो सकती है। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस, हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट को हेमरोइड है? तो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करो और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करो। हिस्ट्री में हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको रेक्टल एरिया के अंदर पेन, ईचिंग, डिस्कम्फर्ट होता है? क्या आपको स्टूल पास करने के टाइम पे ब्लीड होता है? ब्लीड का क्या कलर है? स्टूल पास करने के टाइम पे होता है, स्टूल पास करने के बाद होता है? फिर हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम करेंगे पेशेंट की प्रोक्टोस्कोपी, यानी प्रोक्टोस्कोपी यानी पेशेंट के रेक्टम एरिया को विजुअलाइज करेंगे हम प्रोक्टोस्कोपी के अंदर। प्रोक्टोस्कोपी के अंदर ये पूछा जाता है कि क्या पोजीशन लेते हैं। ठीक है, प्रोक्टोस्कोपी के अंदर पोजीशन पूछी जाती है, किस पोजीशन के अंदर हम करते हैं? नी चेस्ट पोजीशन के अंदर। पेशेंट को नी चेस्ट पोजीशन के अंदर लेके आके हम प्रोक्टोस्कोप के सहारे इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे रेक्टम एरिया का। ठीक है, अगर ठीक है, नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन को कहते हैं जेनु पेक्टोरल पोजीशन। जेनु पेक्टोरल पोजीशन। ओके, ये सारी चीज कर सकते हैं हम। ठीक है, और हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। खाली इंस्पेक्शन में तो हमारे को एक्सटर्नल हेमरोइड पता चल जाएंगे और प्रोक्टोस्कोपी के अंदर हमारे को इंटरनल हेमरोइड पता चल जाएंगे।
ठीक है। और हम करने को कर सकते हैं यूएसजी कर सकते हैं, लोअर जीआईटी का, ताकि पता चल जाए भाई डोपलर यूएसजी की भाई ब्लड फ्लो कैसा है, ठीक है। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। हेमरॉइड्स को हम मैनेज कैसे करेंगे? तो हेमरॉइड को मैनेज करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट की। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर किसी को हेमरॉइड है तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर वी हैव टू अप्लाई कोल्ड पैक। सबसे पहले तो कोल्ड पैक अप्लाई करेंगे हम पेशेंट को। कब? ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर। ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर। किस लिए? टू प्रिवेंट ब्लीड। अगर पेशेंट को ब्लीड होने लग रहा है ना, इन केस पेशेंट को हैवी ब्लीड होने लग रहा है, तो हमने कोल्ड पैक अप्लाई कर देना है। ये कोल्ड पैक हम कब अप्लाई कर रहे हैं? जब पेशेंट को हैवी ब्लीड होने लग रहा है उस टाइम पे। उसके बाद फिर हम ब्लीड रुक गया तो पेशेंट को हीलिंग के लिए स्टिच बाथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फॉर हीलिंग। और कोल्ड पैक क्यों अप्लाई कर रहे हैं? टू स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है। और स्टिच बाथ क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? फॉर हीलिंग, हीलिंग के लिए पेशेंट के। ठीक है। स्टिच बाथ के बारे में पूछा जाता है कि स्टिच बाथ कब और कितनी बारी की जाती है? स्टिच बाथ एटलीस्ट दिन में 3 बारी दी जाती है, TDS। ठीक है, 3 बारी, या आफ्टर एवरी डेफिकेशन, या आफ्टर डेफिकेशन। या आफ्टर डेफिकेशन हम सिड्स बाथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो हम पेशेंट को अप्लाई करेंगे टॉपिकल एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक नहीं सॉरी, एनेस्थीसिया। टॉपिकल एनेस्थीसिया जैसे लिग्नोकेन जेली प्रोवाइड करेंगे कि पेशेंट को पेन ना हो। ठीक है। स्टूल पास करने से पहले टॉपिकल जेली अप्लाई कर सकता है पेशेंट। ठीक है, टॉपिकल एनेस्थीसिया। उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं? पेशेंट को डाइट मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। डाइट के अंदर पेशेंट को बोल लेंगे कि भाई तेरे को हाई फाइबर डाइट खानी है। ठीक है, हाई फाइबर, और हाई फाइबर डाइट खानी है, स्पाइसी खाना अवॉइड करना है, नॉन वेज अवॉइड करना है, ऐसे खाना आपको अवॉइड करना है। और लिमिट करनी है एक्सरसाइज। सो लिमिट एक्सरसाइज नहीं करनी, लिमिट सिटिंग करनी है। लिमिट सिटिंग, लंबे टाइम तक एक जगह पे नहीं बैठे रहना है। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल लेना है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, ताकि पेशेंट की थोड़ी सी मूवमेंट हो। ठीक है, मसल स्ट्रॉन्ग होए। ठीक है। ऑफिस जॉब के अंदर भाई अगर आपको बैठना है तो फिर कुशन वाला एक मैट्रेस पे बैठो। ठीक है, पोजीशन भी बीच बीच में चेंज करते रहो। ठीक है, लंबे टाइम तक एक जगह पे मत बैठे रहो। ठीक है, ये चीज़। अब उसके बाद बात करते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट की। ठीक है, अब बात करते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट की। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहला सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे रबर बैंड लाइगेशन। रबर बैंड लाइगेशन क्या होता है? हमारे को जो एनल एरिया के पास वेन्स ब्लीड हो रही है ना, उनको हम रबर बैंड से बांध देंगे। ठीक है, लाइगेशन ऑफ ब्लड वेसल ऑफ, यानी लाइगेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है,
ऑफ एनल एरिया। एनल एरिया के चारों तरफ की ब्लड वेसल्स को लाइगेट कर देंगे जो ब्लीड हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड सर्जिकल मैनेजमेंट की, जो क्या है, हम हेमरोइड को ही कट करके निकाल देंगे, हेमरोइडेक्टमी। हेमरोइडेक्टमी हम क्या कर देंगे, हेमरोइड को ही निकाल देंगे कट करके, ठीक है। यानी सर्जिकल रिमूविंग ऑफ, सर्जिकल रिमूविंग ऑफ अफेक्टेड पार्ट। हम अफेक्टेड पार्ट को सर्जिकली रिमूव कर देंगे ऑफ अफेक्टेड पार्ट, ठीक है। इसके अंदर पूछा जाता है कुछ मैनेजमेंट। अगर हमने हेमरोइडेक्टमी करनी है तो प्री ऑप और पोस्ट ऑप अपने को क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपनी, ठीक है। तो प्री ऑप नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। प्री ऑप, ऑपरेशन से पहले, जैसे पेशेंट को ऑपरेशन से पहले ये पूछा जाता है कि कौन सी डाइट देनी है, तो हमने लो रेसिड्यू डाइट देनी है पेशेंट को, ठीक है। अब आप पूछोगे ये लो रेसिड्यू डाइट क्यों देंगे, ताकि स्टूल फॉर्मेशन कम होए, ठीक है, टू डिक्रीज स्टूल फॉर्मेशन। हमने पेशेंट को देनी है लो रेसिड्यू डाइट। फिर उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑप नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर पूछा जाता है कि सबसे पहले तो पोजीशन, क्या पोजीशन हमने प्रोवाइड करनी है पेशेंट के अंदर। पोस्ट ऑप पोजीशन होनी चाहिए या तो प्रोन या साइड लाइन, क्योंकि हमने रेक्टल एरिया के ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं करना, नहीं तो वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इनिशियली हम पेशेंट को प्रोन या लेटरल पोजीशन देंगे हम, ठीक है। प्रोन पोजीशन देंगे हम पेशेंट को या साइड लाइन पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि पेशेंट के रेक्टल एरिया के अंदर प्रेशर ना पड़े हम, ठीक है। प्रोन या साइड लाइन, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि हीलिंग फास्ट हो, ठीक है। कोल्ड एप्लीकेशन जैसे आइस पैक, पेशेंट को आइस पैक प्रोवाइड करेंगे ताकि ब्लीडिंग ना हो। जब तक हीलिंग नहीं हो जाती, जब तक जो वुंड है जहां पे हमने सर्जरी करी है वो हील नहीं हो जाती, तब तक हम कोल्ड एप्लीकेशन ही प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही हीलिंग कंप्लीट होती है फिर पेशेंट को शिफ्ट कर देंगे हॉट एप्लीकेशन पे, जैसे अपनी सिड्ज बाथ, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, कोल्ड एप्लीकेशन और उसके बाद करेंगे सिड्ज बाथ। कब? आफ्टर हीलिंग, हीलिंग होने के बाद पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे हम सिड्ज बाथ। उसके बाद पोस्ट ऑप के अंदर पूछी जाएगी डाइट। पोस्ट ऑप पेशेंट के अंदर कैसी डाइट प्रोवाइड करें हम हेमरोइड्स के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले पेशेंट को जब इनिशियली बात करें ना, पोस्ट ऑपरेट होके आया ही है, इनिशियली, ठीक है, इनिशियली हमने देनी है लो फाइबर डाइट। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, लो फाइबर प्लस स्टूल सॉफ्टनर। पेशेंट जस्ट आया है, ठीक है, इनिशियली, इसलिए हम लो फाइबर और स्टूल सॉफ्टनर देंगे, ठीक है, ताकि पेशेंट की अगर हाई फाइबर दे देंगे तो स्टूल फॉर्म होएगा, ठीक है। स्टूल फॉर्म होएगा तो जब स्टूल पास होएगा तो उससे क्या होएगा, पेशेंट के रेक्टल एरिया के अंदर प्रेशर पड़ेगा और वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। इसलिए हमने स्टार्टिंग में, हमारा गोल क्या है, स्टूल को फॉर्म ही ना होने दें। जितना भी हल्का फुल्का स्टूल फॉर्म हो रहा है ना, उसके लिए हम स्टूल सॉफ्टनर दे दें ताकि पेशेंट का लूज टाइप का स्टूल फॉर्म रहे और स्टार्टिंग में जब तक हीलिंग नहीं हो लेती तब तक स्टूल का फॉर्मेशन ना हो इतना। फिर उसके बाद जैसे ही हीलिंग कंप्लीट हो जाती है उसको फिर पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं हम हाई फाइबर डाइट की तरफ, ठीक है।
टू प्रिवेंट प्रेशर ड्यूरिंग डेफिकेशन। ये क्यों करते हैं हम? टू प्रिवेंट प्रेशर ड्यूरिंग डेफिकेशन। ठीक है, डेफिकेशन के टाइम पे प्रेशर ना पड़े पेशेंट पे। ठीक है, ये है इनिशियली। फिर बात करते हैं आफ्टर हीलिंग। हीलिंग होने के बाद हम कैसी डाइट देंगे? फिर हम पेशेंट को देंगे हाई फाइबर डाइट। अब हम पेशेंट को देंगे हाई फाइबर डाइट। ओके, हाई फाइबर डाइट। ये था आपका हेमरोइडेक्टमी। उसके बाद थर्ड सर्जरी जो हम कर सकते हैं, उसके बाद हम थर्ड सर्जरी कर सकते हैं यहां पे स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी, इसके अंदर सेम वही भाई, कुछ स्क्लेराइजिंग एजेंट हमने इंसर्ट करने हैं एनल वेन्स के अराउंड, जो एनल वेन्स को हार्ड कर देंगे, उनको श्रिंक कर देंगे ताकि वहां से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। ठीक है, यहां पे यूज करते हैं हम, वी यूज स्क्लेराइजिंग एजेंट्स टू श्रिंक ब्लीडिंग वेसल्स। कौन से स्क्लेराइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं? एग्जाम्पल के लिए हम यूज करते हैं 5% फिनोल, 5% फिनोल, या एक होता है STS। दो टाइप के सॉल्यूशन यूज करते हैं, 5% फिनोल और STS। STS का मतलब है यहां पे सोडियम टेट्राडिसाइल सल्फेट। सोडियम टेट्राडिसाइल सल्फेट, सोडियम टेट्राडिसाइल सल्फेट। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन हम यूज करते हैं स्क्लेराइजिंग एजेंट की तरह, ताकि ब्लड वेसल श्रिंक हो जाए। और एक चौथी सर्जरी भी करी जाती है यहाँ पे कई बारी, क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी क्या होता है ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हम क्या करते हैं, एक प्रोब को यूज करके सुपर कोल्ड लिक्विड फॉर्म में गैस को स्पिल करते हैं, जिससे जहाँ जहाँ पे ये सुपर कोल्ड गैसेस पड़ती हैं वो एरिया कंप्लीटली नेक्रोटाइज हो जाता है और रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी क्रायो सर्जरी जो हम कर सकते हैं हेमरोइड्स के अंदर। तो ये था आपका हेमरोइड का टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।